वेलकम टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। जी हाँ, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर बच्चों आपको पता हो तो आपकी जो इकोनॉमिक्स है 11th में वो डिवाइड है दो पार्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, तो लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर कर दो। और अकाउंट्स की वीडियो भी आ चुकी है, तो अकाउंट्स की वीडियो भी जाके ज़रूर देख लेना, लिंक मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर, वो भी किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। जैसे कि मैंने अकाउंट्स की वीडियो में या मैं हर क्लास की स्टार्टिंग में जो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्यों। कि फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड स्टडिंग इकोनॉमिक्स। कि भाई अपन ये जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये जो अपन सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है। भाई ये जो अपन इकोनॉमिक्स, ये रहा ना, ये है इकोनॉमिक्स। चलो भाई, ये इकोनॉमिक्स को पढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न वाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। बेटा तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का एक सिंपल सा रीज़न है, वो रीज़न मालूम है क्या है? स्केयरसिटी। काहे की स्केयरसिटी सर? इकोनॉमिक्स पढ़ने का रीज़न है स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। आपकी जो ये इकोनॉमी है ना, आपकी जो ये इकोनॉमी, सबको पता है ना इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी एक वो जगह होती है जहाँ पर आप अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हो, जहाँ पर आप बिजनेस करके या जॉब करके या कुछ भी काम करके, वो भी लॉफुल काम करके, जो भी आप अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हो यानी पैसा कमाते हो अपनी जीवन शैली को चलाने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। तो भाई इस इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या पढ़नी पड़ती है? इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। और इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड स्टडिंग दिस इकोनॉमिक्स इज स्केयरसिटी। क्या है भाई? रिसोर्सेस की अपने वर्ल्ड में क्या है? स्केयरसिटी है भाई। रिसोर्सेस की स्केयरसिटी है, यानी जितने भी रिसोर्सेज है ना, ये सारे के सारे रिसोर्सेस कैसे हैं भाई? स्केयर है। स्केयर है। क्यों है ये स्केयर? क्योंकि भाई जो ह्यूमन की वांट्स है ना, वो कैसी है? अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, अब इन ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो रिसोर्सेज कैसे हैं भाई? स्केयर है। इसलिए ये इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं तो इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपके वर्ल्ड में बहुत सारे रिसोर्सेज होते, यानी अबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज होते, बहुत सारे रिसोर्सेज होते, तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ते हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, क्या है? ये जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, इन स्केयर रिसोर्सेज का अपन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकें, ताकि कम से कम रिसोर्सेज में जो ये बहुत सारी ह्यूमन वांट्स हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं, उन ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर सकें। अगर ये रिसोर्सेज बहुत सारे होते, नेवर एंडिंग होते, तो शायद इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि इकोनॉमिक्स पढ़ के अपन को ये समझ में आता है कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस स्केयर रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द वांट ऑफ द पीपल। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे का मेन रीज़न यही है, डेट इज स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कैसे हैं? बहुत ही स्केयर हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज से जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो उनको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ के हम ये देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस। वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ these individuals. In microeconomics we are going to study the behavior of individuals, and in macroeconomics 12th में पढ़ोगे, उसमें you are going to study the behavior of aggregates, that how they are going to use this scarce resources, कि कैसे ये कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो वांट है, नीड है, उसे क्या कर सकते हैं? सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसीलिए क्या पढ़ रहे हैं अपन? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। आ गया समझ में? चलो आ जाओ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहला चैप्टर, जो कि है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। एक और चीज़ बता दूं बेटा, मैं नोट्स बनाने के लिए अलग अलग बुक्स प्रेफर करता हूँ। संदीप गर्ग हो गई,
वीके ओरी हो गई, दोनों बुक बहुत अच्छी हैं। तो आपको कंटेंट दोनों बुक में मिल जाएगा, आप कोई सी भी बुक प्रेफर कर रहे हो आपको ये सारा कंटेंट उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, डेट इज़ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। आ जाओ, तो अबाउट इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स क्या है? origin of the term economics is English language that origin in two Greek words। भाई इसका जो वर्ड है ना ये दो ग्रीक वर्ड से बना है, ओकियोस जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, यानी कि ये जो इकोनॉमिक्स में आप ये देख रहे हो ना इको, तो ये वो हो गया, ठीक। एंड द नेमिन दैट इज मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और ये मैं बोलता हूँ, मैं क्लासेस लेता हूँ उसमें ही बोलता हूँ कि अगर तुमको घर चलाना आ गया ना, मतलब ये समझ लो तुमको इकोनॉमी चलाने आ गया, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज व्हाट, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या निकल के आया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब टुगेदर दे मीन मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। इसका मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक्स का मतलब मैनेजमेंट किसका, हाउस होल्ड का, घर का मैनेजमेंट होता है क्या, इकोनॉमिक्स। आ जाओ डेफिनेशन, तो इकोनॉमिक्स इज अ डेड ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर स्टडीज विच दे अंडरटेक टू एक्वायर स्केयर मीन्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। और क्या समझाया मैंने आपको, अभी वही समझाया, वही इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक वो ब्रांच है, क्या, एक वो ब्रांच है नॉलेज की जिसमें अपन क्या स्टडी करते हैं, जिसमें अपन ये स्टडी करते हैं कि जो ये इंडिविजुअल्स होते हैं ना, ये इंडिविजुअल्स इन स्केयर रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे ताकि ये मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी वांट्स को क्या कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब आप चाहे पैसा ले लो, आप चाहे पानी ले लो, आप चाहे मेटल ले लो, आप चाहे ग्रेनाइट ले लो, आप चाहे वुड ले लो, जितने भी रिसोर्सेज हैं, क्रूड ऑयल ले लो, तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज ही हैं, ठीक है ना। तो कैसे, डेट इकोनॉमिक्स इज डेड ब्रांच ऑफ नॉलेज इन दोज एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर स्टडीड। ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ को क्या करा जाता है, स्टडी करता है, विच दे अंडरटेक, जो वो करते हैं, टू एक्वायर स्केयर मीन्स टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स, कि ये कैसे ये स्केयर मीन्स को एक्वायर करते हैं, और इन्हें एक्वायर करने के बाद, एक्वायर मतलब इन्हें पाते हैं, और इनको फिर कैसे ये अपनी जो अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, डेट इज़ वेल्थ, उसको सेटिस्फाई करते हैं, कैसे अपनी अनलिमिटेड वांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं, तो वो पढ़ते हैं अपन काय में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। आई थिंक अच्छे समझ में आया होगा, आगे बात करते हैं, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, है ना। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं, आगे क्या है, वाई वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स, कर लिया ना डिस्कस अपन ने, क्यों पढ़ना है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, सॉरी, क्यों भाई, क्यों पढ़ना है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे का रीज़न, जो ऑब्जेक्टिव है, वो मकसद है, क्या है भाई, मकसद नहीं भूलना, मकसद क्या है, अच्छे नंबर लाना, ठीक है, और कोई मकसद नहीं है अपना। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ने का मकसद क्या है, इकोनॉमिक्स पढ़ने का मकसद है भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन एट इंडिविजुअल लेवल। कौन से लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे फॉर एग्जांपल आप हो गए, मैं हो गया, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इकोनॉमिक्स में अपनी भी स्टडी होती है कि भाई अपने पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आप उनका इस्तेमाल करोगे अपने इंडिविजुअल लेवल पे क्या पाने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाने के लिए, है कि नहीं। भाई मम्मी के साथ सब्जी खरीदने गए हो, मम्मी जब भी सब्जी खरीदने जाती हैं वो क्या करती हैं भाई, अगर सामने वाला 40 बोलेगा ना, वो 30 बोलेंगी ही बोलेंगी, क्यों बोलेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे उनको 1 किलो कितने में चाहिए, 30 रुपए में चाहिए, डेट इज़ वाई व्हाट ही इज़ डूइंग, कि भाई सॉरी व्हाट शी इज़ डूइंग, कि भाई क्या कर रही हैं वो, कम से कम रिसोर्सेज में क्या पाने की कोशिश करना भाई, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इंडिविजुअल लेवल पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रॉफिट एट द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो आप क्या कोशिश करोगे कि भाई कम से कम में आपका कैसा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप एक प्रोड्यूसर हो, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, तो आप ये कोशिश करोगे कि कम से कम पैसा लगाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमाया जाए, मुनाफा कमाया जाए, है कि नहीं, वही चीज़। देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी में इकोनॉमी के डिसीजन कौन लेती है, ज़्यादातर गवर्नमेंट लेती है। तो गवर्नमेंट क्या कोशिश करती है, गवर्नमेंट ये कोशिश करती है आपकी कि भाई कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके, वो सोशल वेलफेयर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों की क्या कर सके बेटा, वो सोशल वेलफेयर यानी भलाई कर सके। मतलब अगेन वही कि कम से कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना है, डेट इज़ वाई वी नीड टू स्टडी द इकोनॉमिक्स। आ जाओ नेक्स्ट क्या दे रखा है, कैसे भाई,
थ्रू एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स। तो जो भी आपके पास स्केयर मीन्स यानी आपके पास साधन है, आपके पास में रिसोर्सेज है, तो एलोकेशन ऑफ स्केयर मीन्स टू अल्टरनेटिव यूजेस डेट वी नीड टू स्टडी द इकोनॉमिक्स। इस वजह से अपन क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, उनको जो स्केयर रिसोर्सेज होते हैं उन्हें एलोकेट किया जाता है, उन्हें ऐसी जगह लगाया जाता है जिससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है ना, चाहे आप कंज्यूमर हो चाहे आप प्रोड्यूसर हो, इकोनॉमी लेवल पे सोशल वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, है कि नहीं। तो ये रीज़न है, डेट इज़ वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, स्केर्सिटी एंड चॉइस इज़ द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपकी किसमें, अगर आपकी इकोनॉमी में भर भर के रिसोर्सेज हैं, नेवर एंडिंग रिसोर्सेज हैं, नेवर एंडिंग रिसोर्स, तुम खुद ही सोचो ना यार, तुम्हारे को कोई एक ऐसी अलमारी दे दी जाए जिसमें आप रोज़ खोलो, मतलब आप जितना पैसा निकाल सको आप उससे निकाल सकते हो, वो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ तुम क्या करोगे पढ़ के, तुम पढ़ोगे ही नहीं। क्यों पढ़ोगे तुम, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों पढ़ ही क्यों रहे हो। पढ़ने के पीछे का रीज़न है कि आगे जाके अच्छी तुम्हारी जॉब लगे, या आगे जाके तुम एक अच्छा बिजनेस करो और बिजनेस करके पैसा कमाओ। और बेटा पैसा तो कितना ही हो कम ही लगता है। अगर आपको कोई एक ऐसा सोर्स दे दिया जाए कि भाई जहाँ से आप एक अनलिमिटेड पैसा आपको आएगा, तो आप सोचोगे क्या, आप किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचोगे। आपकी गाड़ियाँ फुल होंगी, आप गाड़ियाँ छोड़ो आप फरारी में घूम रहे होगे, आप घर छोड़ो आपके पास मेंशन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जो एसेंस है ना इकोनॉमिक्स का, एसेंस मतलब जो मेन चीज़ है, जैसे बॉडी में सोल होती है ना, वैसे ही इकोनॉमिक्स की जो एसेंस है वो कौन है भाई, स्केर्सिटी है, और कौन है, चॉइस है। इसीलिए ही पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, पढ़ी इसलिए रहे क्योंकि इकोनॉमिक्स में क्या है, स्केर्सिटी है, और इस स्केर्सिटी की वजह से क्या है, चॉइस है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपके पास पैसा है, बहुत पैसा है आपके पास में, उसके बाद भी वो पैसा स्केरी है। जब भी आप कुछ चीज़ें खरीदने जाओगे तो आपको क्या करनी पड़ेगी, चॉइस ही करनी पड़ेगी, है कि नहीं। अगर आप कपड़े के शोरूम में कपड़े खरीदने जाओगे, आप चाहे अमीर ही कितने हो, आपको वहाँ पर चॉइस करनी ही पड़ेगी, आप पूरा शोरूम नहीं खरीद सकते। समझ में आया। वहीं आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका हैप्पी बर्थडे है, पापा ने पैसे दिए कि जा बेटा अपने लिए कपड़े ले आ, तो तुम्हें अगर भले ही वहाँ पे 2 शर्टें 2 जीन्सें पसंद आ रही होंगी, लेकिन वो आपके पास जो पैसे हैं उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस करनी ही पड़ेगी। तो डेट इज़ वाई स्केर्सिटी एंड चॉइस इज़ द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस इज़ द रीज़न वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। देख लो, इमेजिन यूर सेल्फ एज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, कैन यू गेट एनी थिंग यू विश टू गेट एनी टाइम, सर्टनली नॉट। लो, तुम भले ही सबसे अमीर आदमी क्यों ना हो, उसके बाद भी नहीं हो पाएगा, सर्टनली नॉट। थस नो मैटर हाउ मच रिसोर्सेज मीन्स यू हैव, these must be scarce in relation to your wants. Why they are saying that, भले ही तुम कितने ही अमीर आदमी हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो तुम्हारे लिए क्या है, स्केरी हैं। द रीज़न इज क्योंकि जो ह्यूमन वांट्स होती है ना बेटा, ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड। कैसी होती हैं ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। मैं बताता हूँ ना तुमको, देखो ऐसे कि भाई तुमने बिजनेस करा, तुमने बढ़िया, या जॉब लग गई तुम्हारी, या अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर लिया तुमने, पहले बढ़िया नई 2 व्हीलर ले ली, 2 व्हीलर लेने के बाद तुमने फिर 4 व्हीलर ले ली। अब 4 व्हीलर लेने के बाद तुम्हारे पास पहले छोटा घर था, फिर तुमने बड़ा घर कर लिया, फिर बड़ा घर करने के बाद तुम्हें लगा गाड़ी अच्छी नहीं लग रही, अब तुमने और महंगी गाड़ी ले ली, ठीक है। मतलब कि जो ह्यूमन वांट्स होती हैं ना, वो नेवर एंडिंग होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं, है कि नहीं। आगे जाके जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर बच्चों के बच्चे होंगे, तुम सोचोगे कि चलो इनके बच्चे और देख लें। देख रहे हो, मतलब ह्यूमन वांट्स कभी क्या नहीं होती, ख़त्म होती ही नहीं है। तुम फॉर्च्यूनर ले लोगे तो तुम और मस्टांग वस्टांग फरारी के बारे में सोचोगे कि वो ले लूँ, आ रहा समझ में। तुम एक बड़ा बंगला बना लोगे तो तुम और सोचोगे कि इस बंगले को और अच्छा कर लूँ, समझ में आ रहा है। तो मतलब ह्यूमन वांट्स क्या है ना, अनलिमिटेड है। तो आप चाहे रिचेस्ट पर्सन ही क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आपके पास में ये दोनों प्रॉब्लम आएगी। तो दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द एसेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है भाई, चॉइस इज़ द आउटकम ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी है तभी तो क्या करना पड़ रहा है, चॉइस करनी पड़ रही है। अगर स्केर्सिटी नहीं होती तो क्या चॉइस करनी पड़ती, बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। अभी आपके बर्थडे का एग्जांपल लिया था, सपोज़ मिडिल क्लास फैमिली से हो भाई, आपको 4 या 5 हज़ार रुपये दे दिए गए हैं कपड़े ख़रीदने के लिए। अगर आप
एक जोड़ी अगर आपको कपड़े लेने डिसेंट लेने तो मान के चलो 2 से 3 हज़ार रुपये के आपके वो कपड़े आ जाएंगे। अपन 3 हज़ार लेके चलते हैं, ठीक है, कि आपको 3 हज़ार रुपये दिए हैं क्या खरीदने के लिए बेटा, कपड़े खरीदने के लिए। अब क्या होगा, अब जब आप कपड़े खरीदने जाओगे ऐसा तो है नहीं कि आपको एक ही जोड़ी पसंद आए, पॉसिबल ही नहीं है। तो हो सकता है आपको 2 शर्ट 2 जीन्स या 2 टॉप 2 जीन्स आपको पसंद आ जाए, लेकिन बजट कितना है, 3 हज़ार रुपये। अब इसके वजह से आपको क्या करनी पड़ेगी, चॉइस, यानी कि स्केर्सिटी के वजह से क्या करनी पड़ती है, चॉइस करनी पड़ती है। इसलिए इन्होंने लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है इन्होंने कि भाई चॉइस इज द आउटकम ऑफ स्केर्सिटी। भाई स्केर्सिटी है और स्केर्सिटी के वजह से ही क्या है, चॉइस है, नहीं तो फिर चॉइस करनी ही नहीं पड़ती। आ जाओ, तो चॉइस इमर्ज व्हेन लिमिटेड रिसोर्सेज आर टू बी यूज्ड for satisfaction of unlimited wants. A rupee cannot buy 10 things when the price of each thing is 1. You have to choose the thing you would prefer to have. You have to forego 9 things in the favor of one thing you choose to have. You have to make choice simply because you must face scarcity. Is that clear? क्योंकि बेटा क्या होगा ना, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा क्या होंगे, स्केयर ही होंगे। आपको चॉइस करनी ही पड़ेगी। आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हो उसमें आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती ही है। वो इसलिए आती है क्योंकि क्या है, स्केर्सिटी है। अगर आप अथाह अमीर हो, आप कौन हो, अगर आप अथाह अमीर भी हो उसके बाद भी आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी ही। किसके वजह से, स्केर्सिटी के वजह से। क्योंकि आप अगर बहुत अमीर भी हो, अगर आप गाड़ी खरीदने जाओगे तो वहाँ भी आपको चॉइस करनी ही पड़ेगी कि ये वाली महंगी गाड़ी लूँ या वो वाली महंगी गाड़ी लूँ। आप दोनों गाड़ी नहीं खरीदोगे। तो स्केर्सिटी इज़ द आउटकम ऑफ स्केर्सिटी, सॉरी चॉइस इज़ द आउटकम ऑफ स्केर्सिटी। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है भाई अपना, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो भाई, तो इकोनॉमिक्स को 2 में डिवाइड किया है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो क्यों किया भाई, वो सुबह उठा, उसको अच्छी नहीं लग रही थी इकोनॉमिक्स, तो उसने उसके 2 भाग कर दिए कि नहीं छोटी कर देते हैं, एक माइक्रो कर देते हैं, मैक्रो कर देते हैं, है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। माइक्रो और मैक्रो को डिस्ट्रीब्यूट करने के पीछे का क्या है ना, रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि होता क्या है ना, कुछ चीज़ें इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही लगती हैं, लेकिन वही चीज़ें मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होती। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल की स्टडी करता है एक एक, ठीक है, वो होता है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है स्टडी एज ए होल, माइक्रो इकोनॉमिक्स सबकी स्टडी करता है। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, यानी कि एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ठीक। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक्स एज ए होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मतलब कि सबकी डिमांड, पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उसकी डिमांड, पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर हैं उनकी सप्लाई, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इनसे डील करता है कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि भाई इंडिविजुअल लेवल पे कुछ चीज़ें आपको सही लगती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप क्या करते हो भाई, आप जॉब करते हो, ठीक है, अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो। अरे वाइट बोर्ड कहाँ गया हमारा, एक मिनट है, ज़रा वाइट बोर्ड खोल लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, क्या मान के चलते हैं अपन कि आप क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अब आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उस बिजनेस से आपका जो भी प्रॉफिट होता है या आपका जो भी इनकम होता है ना, तो वो इनकम आप बैंक में जमा नहीं कर रहे, वो पैसा आप, यू आर नॉट डिपॉजिटिंग डैट मनी इन बैंक, आप वो पैसा बैंक में जमा नहीं कर रहे। मतलब आप क्या कर रहे हो, ये पूरा का पूरा जो पैसा है ना, ये पैसा आप अपने घर ले जा रहे हो, ठीक है। जितना भी ये प्रॉफिट है, यू आर कीपिंग दिस मनी एट योर होम, बढ़िया अपनी अलमारी में आप गड्डियाँ गड्डियाँ सजा सजा के बढ़िया जमाते जा रहे हो। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बढ़िया है ना, तुम्हें जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी क्या करोगे, अलमारी खोली, निकाली, तुम्हारा काम हो गया। तुम्हें कोई भी चीज़ लेना है, तुम्हें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बढ़िया अपनी अलमारी खोलोगे, पैसे निकालोगे और अपना काम कर लोगे। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें सब लोग करने लगे तो
इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिविजुअल, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ सही है कि भाई बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, पूरा पैसा कहाँ रख रहे हो, घर पे रख रहे हो, जब भी ज़रूरत पड़ रही है बढ़िया घर से निकाले, अपना काम किया, ख़त्म। लेकिन अगर यही चीज़ सब लोग करने लगे, कौन, अगर यही चीज़ सब लोग करने लगे तो भाई ये जो बेचारा बैंक है, कौन है, ये जो बैंक है, इस बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा, बताओ ज़रा, ये बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, जब आप इतने सारे लोग मिलके जब पैसा बैंक में जमा करते हो तब बैंक वालों के पास में क्या आता है, पैसा आता है। यानी अगर मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो गलत है। इंडिविजुअल लोग जो अपने घर में पैसा सजा सजा के रख रहे हैं वो क्या है, गलत है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इससे बैंक वालों के पास पैसा नहीं आएगा, और बैंक वालों के पास पैसा नहीं आएगा तो वो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो फैक्ट्री लगाते हैं, उनको पैसा लोन कैसे देंगे, और अगर उन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो वो इतनी बड़ी फैक्ट्रीज़ और बिजनेस कैसे लगाएंगे, और अगर वो फैक्ट्रीज़ और बिजनेस नहीं लगाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा, मतलब समझ रहे हो। अगर बैंक के पास पैसा नहीं, किसके पास पैसा नहीं, अगर बैंक के पास पैसा नहीं तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, कौन है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास भी पैसा नहीं होगा, और अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो ये लोग जो फैक्ट्रीज़ हैं, कौन है, फैक्ट्रीज़ हैं, बिग बिजनेस हैं, क्या वो सेटअप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर ये इन्हें सेटअप नहीं कर पाएंगे तो क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो उनकी क्या नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, और अगर उनकी इनकम नहीं होगी तो ख़त्म, इकोनॉमी ही ख़त्म हो जाएगी। आया बात समझ में। तो कुछ चीज़ें माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से सही होती हैं लेकिन वो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होती, और कुछ चीज़ें मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से सही होती हैं लेकिन वो माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होती। इसी चीज़ में मैक्रो ये बोलता है कि जितना कमा रहे हो सब खर्च कर दो। अरे मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो चीज़ बढ़िया है, क्योंकि जितना कमा रहे हैं खर्च करेंगे तो उससे इकोनॉमी और अच्छे से चलेगी। लेकिन ये तो माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या नहीं बचेंगे, पैसे ही नहीं बचेंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो आपकी क्या है भाई, इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। आ जाओ, तो अब पढ़ते हैं अपन फटाफट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो द टर्म माइक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ओरिजिन, चलो भाई ऐसे ही बता देता हूँ फटाफट। भाई जो माइक्रो वर्ड है ना, ये सी हटा के यहाँ के लगा दो, ये माइक्रोस था। क्या था, माइक्रोस। ये वर्ड आया था कहाँ से, ग्रीक वर्ड से। और माइक्रोस का मतलब क्या होता है भाई, माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, तो डेट इज़ वाई माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ द इंडिविजुअल यूनिट्स। कौन सी यूनिट्स की स्टडी करती है, इट स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक यूनिट लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड, और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय ऑल द हाउस होल्ड। ठीक है, यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। डिमांड किसकी, एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की, ठीक है, या एक इंडिविजुअल सोसाइटी की। ठीक है, सप्लाई किसकी, एक इंडिविजुअल सप्लायर की। प्रॉफिट भी किसका, एक इंडिविजुअल क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर का। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ द इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ किसकी स्टडी करती है, इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा था कि भाई इकोनॉमिक यूनिट लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय एन इंडिविजुअल, कि भाई जो एक इंडिविजुअल है उसकी जो डिमांड है काय की, नमक की। और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक यूनिट्स, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं ना। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पता है ना सबको, जो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए जो आप काम करते हो उसे कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। यहाँ पे चैरिटी वैरिटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, काम कर रहे हो, जाके पैसा कमा रहे हो लॉफुली, वो आपकी कौन सी एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो जो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लाइक डिमांड फॉर सॉल्ट बाय ऑल द हाउस होल्ड, या डिमांड फॉर सॉल्ट बाय ऑल द हाउस होल्ड एट ए पर्टिकुलर एरिया, तो वो स्टडी कौन करता है भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज है इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स थस इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी,
प्राइस डिटर्मिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करती है भाई? डिमांड थ्योरी की स्टडी करती है। प्रोडक्शन थ्योरी मतलब सप्लाई थ्योरी की। प्राइस डिटर्मिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन पढ़ेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन, दैट हाउ इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जो आपकी प्रोडक्ट्स है ना उनकी प्राइस कैसे डिटरमाइन की जाती है वो। एंड फैक्टर प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, और जो भी आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ठीक है, उनकी जो प्राइसिंग होती है वो सब आप किस में देखोगे? आप ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखोगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं भाई। नेक्स्ट कौन है भाई अपनी? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रोज यहाँ पे भी सी की जगह क्या लगा दो आप? के लगा दो। अगेन इट्स एन ग्रीक वर्ड और इसका मतलब होता है बेटा लार्ज, या इसका मतलब होता है बिग। ठीक है, तो द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज एग्रीगेट्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमी एज ए होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हो, आप किसी इंडिविजुअल हाउस होल्ड की या किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड आप उसको नहीं देखते। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखते हो एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड यानी कि पूरी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो। ठीक है ना। एग्रीगेट सप्लाई कि भाई पूरी इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी सप्लाई। ठीक है। इन्फ्लेशन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट कि भाई पूरी इकोनॉमी में कितनी क्या अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये है मैक्रो। मीनिंग इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए होल। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल स्टडी करता है, वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी की स्टडी करता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक किसी इंडिविजुअल की स्टडी करी जाती है, एक किसी इंडिविजुअल की डिमांड की स्टडी करी जाती है, यानी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की क्या बोलते हैं, एक कमोडिटी की डिमांड हो गई। प्रोड्यूसर में भी एक प्रोड्यूसर की स्टडी की जाती है, किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स में वहीं पर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको बताइए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी एज ए होल, उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। तो इट स्टडीज़ एग्रीगेट डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड की स्टडी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक की स्टडी होती है। जैसे अभी आप 10th पास करके 11th में आ गए, तो आप अब 11th की बुक्स की डिमांड करोगे, तो अगर सिर्फ आप अकेले की अगर डिमांड को क्या करी जा रही है? स्टडी की जा रही है, तो डेट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर वहीं पे पूरे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 10th पास करके 11th में आए और जिन्होंने क्या लिया है? कॉमर्स लिया है, नाउ दे विल डिमांड फॉर व्हाट? नाउ दे विल डिमांड फॉर कॉमर्स बुक्स, है कि नहीं? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़। तो इंडिया में जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 10th पास करके क्या लिया है? कॉमर्स लिया है, 11th में आ गए हैं, उनकी डिमांड जब आप क्या करोगे? स्टडी करोगे, उनकी डिमांड को जब आप स्टडी करोगे, वो कौन सी डिमांड होती है भाई? एग्रीगेट डिमांड। समझ में आया? ठीक है। या अब अगर इसको और डिटेल में अच्छे से समझना हो तो इकोनॉमी यानी इंडियन इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन, तो एग्रीगेट डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, जितने भी A to Z आपके दिमाग में जितने भी गुड्स एंड सर्विस आ रहे हैं वो सब ले लो, और पूरी पॉपुलेशन जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करती है उसकी स्टडी करता है क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इज दैट क्लियर? और मैक्रो इकोनॉमिक्स करता क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स, दैट हाउ दे विल बिहेव विद दीज स्केयर रिसोर्सेज। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करता है कि कैसे जो ये अपनी इतनी पॉपुलेशन है, जो ये इतने गुड्स एंड सर्विसेज की क्या कर रही है? डिमांड कर रही है, तो हाउ we are going to use these scarce resources to satisfy the wants of our population, to satisfy the want of our economy। आई बात समझ में? ठीक है। so that is why it is written that macroeconomics studies aggregate, it studies aggregate demand for all the goods and services in the economy। चलो एम्बिट, एम्बिट का मतलब बताना भूल गया था मैं जब माइक्रो पढ़ा रहा था। तो एम्बिट का मतलब होता है बेटा स्कोप। क्या होता है?
स्कोप। तो स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इससे डील करता है भाई एग्रीगेट से, इकट्ठा, है ना, एग्रीगेट से डील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, उसे काहे से मतलब है भाई? नेशनल इनकम से। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 12th नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड जर्नल प्राइस लेवल। इज दैट क्लियर? ठीक है। टोटल, आपको नेशनल इनकम पता है क्या? नेशनल इनकम बेटा वो इनकम होती है, मतलब आपके देश की टोटल इनकम, वो क्या इनकम होती है? नेशनल इनकम। अच्छा, जैसे फैमिली इनकम होती है ना, फैमिली इनकम जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप सब लोग कैसे रहते हो? साथ में रहते हो। अगर आप सब लोग साथ में रहते हो, आपके चाचा ताऊ दादा सब, तो आपकी फैमिली इनकम कैसे नापी जाएगी? कि आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सब लोग कितने कितने पैसे कमाते हैं, उसको आप ऐड कर दो तो क्या निकल के आएगी? फैमिली इनकम। वैसे ही आपकी कौन सी इनकम निकल के आती है? नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में कौन होते हैं भाई? आपके देश में रहने वाले रेसिडेंट, ठीक है ना, आपके रहने वाले, आपके देश में रहने वाले जो रेसिडेंट होते हैं। चलो अभी आप सिटीज़न तो मत समझना, सिटीज़न नहीं, यहाँ पे रेसिडेंट होते हैं। आपके देश में रहने वाले जितने भी रेसिडेंट हैं, ठीक है, जो आपके देश में रह रहे हैं, आपके देश में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, उनकी इनकम का जब टोटल लगाया जाता है तो क्या निकल के आती है? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनकम होगी आपके देश की, उतना अच्छा आपके देश के लिए होगा, उतना अच्छा आपका जो कंट्री है वो डेवलप करेगी। ठीक है। तो स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो इन तरह के एग्रीगेट्स में डील करता है, जैसे कि नेशनल इनकम हो गया, टोटल एम्प्लॉयमेंट। कौन सी एम्प्लॉयमेंट? टोटल एम्प्लॉयमेंट, कि भाई आपके देश में रोजगार कितना है, एम्प्लॉयड लोग कितने हैं। एम्प्लॉयड निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएंगे? कि अनएम्प्लॉयड कितने हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी आपकी गवर्नमेंट, आपकी क्या बोलते हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो पॉलिसीज़ बनाती है ताकि इस एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को क्या करा जा सके? टैकल किया जा सके। सो अवर मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड जर्नल प्राइस लेवल। वाई मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज जर्नल प्राइस लेवल? जर्नल मतलब क्या होता है? सामान्य प्राइस लेवल। जितनी भी आपकी क्या बोलते हैं, देश में क्या होती हैं? कमोडिटी होती हैं। क्या होती हैं? जितनी भी आपके देश की कमोडिटी होती हैं, जितने भी क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स की क्या होती है? एक जर्नल प्राइस होती है, एक सामान्य प्राइस होती है। आटा, दाल, शक्कर, आप कुछ भी लेने जाएंगे, इन सब की क्या होती है? एक जर्नल प्राइस होती है। ठीक है। सो वाई मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज जर्नल प्राइस लेवल? क्योंकि जब ये जर्नल प्राइस लेवल क्या होती है? ऊपर चली जाती है, या ऊपर जाती है, मतलब जब प्राइस बढ़ती है, जर्नल प्राइस लेवल बढ़ता है तो देश में इन्फ्लेशन आता है। और जब जर्नल प्राइस लेवल यानी जब कमोडिटी की सामान्य प्राइजेस क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं, तो देश में क्या आता है? डिफ्लेशन आता है। इज डेट क्लियर? और इन दोनों के ही अपने अपने क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। दैट इज़ वाई मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द जनरल प्राइस लेवल, क्योंकि जनरल प्राइस लेवल से ही पता चलता है कि देश में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी के सेशन के लिए इतना काफ़ी है, जितना पढ़ाया है उसे बुक में से एक बार रीड कर लेना। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वो चीज़ मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है। तो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को क्या कर दो? शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।